और पहले खबर लेंगे सेंसेक्स की। शेयर बाजार में आज सुबह से ही कोहराम मचा हुआ है। कारोबार शुरू होते ही सेंसेक्स में गिरावट का जो रुझान शुरू हुआ वो अब तक जारी है। शेयर बाजार में 3000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। 33,000 से नीचे सेंसेक्स चला गया है। निफ्टी में भी तकरीबन 800 पॉइंट ये लुढ़क गया है। तो शेयर बाजार में गिरावट लगातार चल रही है। कोरोना वायरस का भी असर दुनिया भर के ममालिक के बाजारों पर पड़ा है। वहीं हिंदुस्तान में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। सेंसेक्स में गिरावट आई है। शेयर बाजार सुबह से ही लुढ़क रहा है। तो 3000 पॉइंट जो है गिर गया है। शेयर बाजार में सेंसेक्स में लगातार गिरावट आ रही है। निफ्टी में भी दूसरी तरफ गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना वायरस का असर दुनिया भर के बाजारों पर, साथ में हिंदुस्तान के बाजार पर भी लगातार इसका असर पड़ रहा है। वैसे ही आज सुबह से शेयर बाजार में लगातार गिरावट आ रही है और निफ्टी में भी आज गिरावट दर्ज की गई है। और खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से निपटने के लिए उद्धव ठाकरे हुकूमत कोशिश कर रही है। रियासत में अब तक 11 मामले रोशनी में आ चुके हैं, जो हुकूमत के लिए तशवीश का बायस है। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने तमाम अजला के हुक्काम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत की और तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना वायरस को बढ़ते असरात के पेश नज़र महाराष्ट्र असेंबली के इजलास की मुकर्ररा मुद्दत में कमी की गई है। महाराष्ट्र असेंबली का इजलास जो 20 मार्च को खत्म होने वाला था, अब 14 मार्च को ही खत्म हो जाएगा। इस सिलसिले में असेंबली में करारदाद पेश कर दी गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद अब बढ़कर 70 से जायद हो गई है। लोकसभा में वजीर सेहत हर्षवर्धन ने एयरपोर्टों पर स्क्रीनिंग और दीगर इक़दामात के हवाले से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नमूने लिए गए हैं वह सब नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इंतजामिया पूरी तरह से इस वायरस से निपट रहा है। वजीर सेहत ने कहा कि इस बीमारी से निपटने के लिए हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। लोगों को इस हवाले से जानकारी फराहम करने और एहतियात बरतने से हम इस वायरस से आज़ाद हो सकते हैं। तो मैं ये आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जब भी कोई पेशेंट बाहर से आता है, पेशेंट यानी पैसेंजर बाहर से आता है, तो एक काम वो करता है कि वो अपना सेल्फ डिक्लेरेशन डुप्लीकेट में फॉर्म भरता है, चाहे वो हवाई जहाज के अंदर भरता है या वो एयरपोर्ट पे आके नीचे आके भरता है। उसके बाद उसकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है। डिपेंडिंग अपॉन उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या उसके सिम्टम्स हैं या थर्मल स्क्रीनिंग का क्या रिजल्ट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उसी समय उनको आइसोलेट कर दिया जाता है, चाहे वो अस्पताल के अंदर किया जाए चाहे दूसरे सिस्टम के अंदर। लेकिन कुछ लोग हिस्ट्री या थर्मल स्क्रीनिंग या किसी भी कारण से जिनका थोड़ा सा भी सस्पिशन होता है, उन लोगों की एक लिस्ट बनाई जाती है। और जो हमारा दिल्ली में एनसीडीसी है, वहां पर पूरे ऐसे पैसेंजर्स सारे देश भर के उनका कंप्यूटराइज्ड डाटा आता है। उस डाटा को सेपरेट करके जिनके ऊपर जरा सा भी डाउट होता है कि दे कैन, बिकॉज इसमें सबसे बड़ी समझने की चीज है कि आज अगर मुझे कोई भी सिम्टम नहीं है, आज थर्मल स्क्रीनिंग में भी मैं नेगेटिव हूं, तो भी संभावना है कि 14 दिन के अंदर अगर मैं इंक्यूबेशन पीरियड के बीच में हूं तो मैं कभी भी सिम्टम डेवलप कर सकता हूं। टुडे वी आर डूइंग इट ऑन 30 एयरपोर्ट्स और 30 एयरपोर्ट्स पे अभी हम सारे दुनिया की फ्लाइट्स के बारे में कर रहे हैं। इसलिए स्क्रीनिंग के संदर्भ में आपको कोई डाउट वगैरह नहीं रहना चाहिए। आई हैव टू टेल यू कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। वी नीड योर कोऑपरेशन और हम ये भी चाहते हैं कि आप सबकी मदद से आपके क्षेत्रों में
जहां कहीं भी गैदरिंग्स वगैरह हो रही हैं उनको आप अगर डिस्करेज करेंगे, अपना एक लाउड एंड क्लियर मैसेज आप देंगे। अभी हेल्पलाइन के बारे में कहा गया, हमारी हेल्पलाइन पे इंटरनेशनल भी बहुत सारी कॉल्स आ रही है। उस हेल्पलाइन का नंबर हम जो आपको मैसेज टेलीफोन में दे रहे हैं उसमें हेल्पलाइन का नंबर भी है, उसके साथ बहुत सारी डेडिकेटेड लाइन्स हैं। तो और ऐसे ही स्टेट्स ने भी अपने अपने हेल्पलाइंस वगैरह बना रखे हैं। तो आप सब अगर कोऑपरेट करेंगे तो आई एम श्योर सिर्फ अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को अच्छी तरह से एजुकेट करने का मूवमेंट क्रिएट करना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हामी अरकान असेंबली अभी भी बेंगलुरु में होटल में मौजूद असेंबली मेंबरान की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इस वीडियो में सिंधिया हामियों को लंच करते और हंसते मुस्कुराते देखा जा सकता है। उधर असेंबली स्पीकर एनपी प्रजापति ने इस्तीफा भेजने वाले 19 अरकान असेंबली को नोटिस जारी किया है। स्पीकर ने उनसे शख्सी तौर पर हाजिर होकर अपना मौक़िफ़ रखने को कहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर तारक अनवर ने मध्य प्रदेश में चल रहे हंगामे पर कहा कि यह हंगामा बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, कांग्रेस को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। तारक अनवर से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की। सीनियर लीडर तारिक अनवर साहब हमारे साथ हैं। तारिक साहब, मध्य प्रदेश में जिस तरह से डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, क्या लगता है आपको कि अब सरकार बच पाएगी? देखिए, जैसा वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के कांग्रेस नेताओं का मानना है कि सरकार बचेगी, क्योंकि जो लोग बेंगलौर गए थे, जो एमएलएज, और जिन्हें ये माना जाता था कि वो ज्योतिर्मय सिंधिया के समर्थक हैं, ऐसी खबर आ रही है कि उनमें से ज़्यादातर जो एमएलएज हैं उनका ये मानना है कि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे। अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी महाराज बनाते तो शायद उसमें वो शामिल हो सकते थे, लेकिन मुझे तो उम्मीद है, और जिस यूँ कहा जाए कि मुख्यमंत्री जी ने जिस यकीन के साथ इस बात का इजहार किया है कि हमारी सरकार बहुमत साबित करेगी। अभी जो कई तरह की खबरें आ रही हैं, बिहार से भी खबर आ रही है कि वहाँ पर भी टूट फूट हो सकती है, तो और जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, क्या लगता है कि ये किस तरह का मामला है? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग जो कहा जाए कि अच्छे दिलों के साथी होते हैं, कुछ लोग हैं जो बुरे दिल के भी साथी होते हैं। आज कांग्रेस का जो हकीकत है, जो ज़मीनी सच्चाई है कि आज हम अपोजिशन में हैं, विपक्ष में हैं, केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, तो जो लोग सत्ता का भोग करना चाहते हैं, यकीनन उनको लगता है कि अभी आने वाले चंद सालों में कांग्रेस का शासन लौटने वाला नहीं है, इसलिए अगर उनको भारतीय जनता पार्टी में जाने से वो मौका वो मिल जाता है और एक बार फिर से मंत्री की कुर्सी उनको मिल जाती है, तो ये एक अच्छा मौका है। तो ये ऐसे लोग जो है मौका परस्त कहे जाते हैं, स्वार्थी एलिमेंट्स कहे जाते हैं, जो जिनका विचारधारा से, नज़रिए से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ सत्ता में होना ही उनका एक उद्देश्य है। जो कुछ मध्य प्रदेश में हुआ और उसमें कई कांग्रेस नेताओं के ट्वीट भी आए हैं, उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि वो इस तरह के फैसले का उनका सम्मान नहीं करते। और लोगों को सिंधिया जी क्या जवाब देंगे? लोगों को सिंधिया जी क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, सिंधिया जी की एक इमेज थी, उनके पिताजी भी जंगसंग छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, चूँकि उनका नज़रिया अलग था सोचने का, समझने का, और फिर 18 साल तक ये कांग्रेस के तमाम पदों पर रहे हैं, यहाँ तक के मंत्री भी रहे, फिर सांसद भी रहे, फिर पार्लियामेंट के अंदर भी उनको चीफ व्हिप बनाया गया, फिर उनको महामंत्री बनाया गया। और आइए सीधे इस वक्त रुख करेंगे राज्यसभा का, जहां कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल बोल रहे हैं। हमारा
तो वो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करता, वो उसकी पर्ची साथ में 80 में लगा देता। मेरे पास ऐसे एटलीस्ट 10 एग्जाम्पल हैं जहां लोग एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, उनको मालूम है कि किसने दंगा किया, उनको मालूम है किसने फसाद किया, उसकी एफआईआर दर्ज ही नहीं होती। आप प्लीज मत होने दीजिए ये, क्योंकि आप तो कहते हैं सबका विश्वास, सबका साथ, और कहीं ऐसा ना हो कि वो सबका विश्वास आप जो चाहते हैं आप ही पे ऊपर विश्वास उठ जाए। हम नहीं चाहते, हमारी सरकार है, वो विश्वास हम चाहते हैं कि बरकरार रहे। आनंद जी का समझ आ रहा है, मैं नहीं जानता। एक मिनट कुछ भी कर ले हिसाब तो वही रहेगा। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, इतना गंभीर है, इसमें समय बढ़ा देना। मैं गंभीर हूँ, मैं इतना ही कहना चाहता हूं बड़ा हो, समय तो बढ़ाना चाहिए कि आपने बढ़ा दिया जो समय। बालाकोट पे सर्जिकल स्ट्राइक की, आपने जो बालाकोट पे सर्जिकल स्ट्राइक की वो सही किया, लेकिन अपने लोगों पे ऊपर क्यों सर्जिकल स्ट्राइक करते हो भाई साहब? हमें तो छोड़ दो, देश की जनता को तो छोड़ दो। और ये जो लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, जो अपने ऊपर मास्क लगाते थे, जो पहचान नहीं सब तोड़ रहे थे, सीसीटीवी सब तोड़ रहे थे ताकि किसी को पता नहीं चले, तो उनको तो बोलो यार मत सर्जिकल स्ट्राइक को अपनी ही जनता को के ऊपर छोड़ दो। ये आखिरी में आपसे विनती करना चाहता हूं कि ये देश एक महान देश है, एक संविधान भी एक महान संविधान है, और हम इकट्ठा हाथ मिलाकर चलेंगे ना तो कुछ ना कुछ हम पाएंगे। लेकिन असलियत तो ये है कि हम इकट्ठा नहीं चल रहे। और मैं अपने साथियों को भी इल्तिजा करना चाहता हूं कि आप भूल जाएं, अपने घर की कंफर्ट को हम भूल जाएं। भूलना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा संघर्ष हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जो वायरस आप फैला रहे हो उसकी दवाई हम ही हैं। नहीं, हंसने की बात नहीं है। देखिए बाबा, आप करते जाइए। मैं आपको एक बात बताऊं, बिन खौफ के जब मैं चलने लगा, हवा का रुख भी बदलने लगा। चलिए, शुक्रिया। वो रुख बदलेगा, और मैं अपने सहयोगी दलों से कहना चाहता हूं, हम वो रुख बदल के रहेंगे और हम आपको इस देश को तोड़ने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु त्रिवेदी। आदरणीय उपसभापति महोदय, आज जब इस विषय पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो मेरे मन में वेदना भी है, विस्मय भी है और संदेह भी है। वेदना इस बात की कि जैसा कि कल पिछले सदन में गृहमंत्री जी ने बताया कि 52 भारतीयों को अपने प्राण गंवाने पड़े, चाहे कोई उसमें से भस्म होकर राख हुए, चाहे कोई सुपुर्दे खाक हुए, मगर आज तक ये पता नहीं चला कि जिस आंदोलन के चलते ऐसे हालात हुए उसमें कौन सा लफ्ज, कौन सा हर्फ था जो किसी की नागरिकता लेने वाला था। इस बात की वेदना है। विस्मय इस बात का है कि ये दंगे भारत की बड़े विचित्र प्रकार के दंगे हुए। सामान्यतः दंगे इस प्रकार से होते हैं, कोई घटना हो जाती है, उसकी प्रतिक्रिया होती है, परंतु ये दंगे ऐसे हुए जहां पे कोई एब्रप्ट रिएक्शन नहीं हुआ, तात्कालिक भीषण प्रतिक्रिया नहीं, धीमी धीमी आंच पर 2.25 महीने से उसे उबाला जा रहा था। जैसे तंदूर की आंच को बढ़ाया जाता है कि हीट को उस एक्सटेंट तक ले जाया जाए। ये एकमात्र ऐसे दंगे हुए जहां अधिकांश विपक्षी दलों की तरफ से, बड़े बड़े नेताओं की तरफ से कभी किसी के द्वारा शांति संयम की अपील नहीं आई। बयान और सोशल मीडिया पर रिएक्शन अक्सर उकसावे वाले आए। ये दंगे एक ऐसे आंदोलन के द्वारा संचालित हुए जो भारत की राजनीति का अद्भुत और अपूर्व आंदोलन था। जितने भी आंदोलन होते हैं, कोई ना कोई प्रतिनिधि होता है, कोई ना कोई पॉइंटेड चार्टर ऑफ डिमांड होता है। अन्ना आंदोलन हुआ
तो बाकायदा प्रतिनिधि थे, केजरीवाल जी संयोजक बने थे, आज तक वो अपने को संयोजक ही कहते हैं। बिंदुवार मांग थी, अमुक अमुक भ्रष्टाचार के केस में कार्रवाई की जाए। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति भी थी और तथाकथित बाबरी मस्जिद एक्शन के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी भी थी, उनकी बिंदुवार मांग थी। आपातकाल का आंदोलन जेपी जयप्रकाश जी संयोजक थे। अरे आजादी के जमाने में वेबल प्लान हुआ तो स्पेसिफिक मांग थी कि मुस्लिम लीग और उनसे अलग बात नहीं होगी। साइमन कमीशन का आंदोलन हुआ तो स्पेसिफिक मांग थी कि भारतीय का प्रतिनिधित्व अवश्य होगा, अन्यथा स्वीकार नहीं होगा। रोलेट एक्ट आया तो स्पेसिफिक मांग थी कि बगैर मुकदमा चलाए किसी को अंदर नहीं रखा जाएगा। परंतु सभापति महोदय, यहां पर ना कोई प्रतिनिधि था, ना कोई डिमांड थी। और मजेदार बात क्या है कि मीडिया में प्रतिनिधि उपलब्ध थे। मैंने अनेक प्रतिनिधियों के साथ रेगुलर टीवी डिबेट की है और कोई आके उन्हें नहीं रोकता था कि ये मेरे प्रतिनिधि नहीं है। तो आश्चर्य की बात यह है कि मीडिया से बात करने के लिए प्रतिनिधित्व था। जब गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई मेरे दरवाजे खुले हैं, किसी भी समय कोई आना चाहे, हम रात को 3 बजे भी तैयार हैं, तो कोई प्रतिनिधि नहीं था। जब सर्वोच्च न्यायालय ने बात करने को भेजा तो प्रतिनिधित्व नजर नहीं आ रहा था। इससे लेकर मन में संदेह उत्पन्न होता है। एक और दृष्टि से यह भारत का एक विचित्र दंगा था। पहली बार जब कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष यहां पर था तब यह शुरू हुआ। एक और बात के लिए भी यह विचित्र दंगा है कि बाकायदा राष्ट्राध्यक्ष के आने से 1 सप्ताह पहले आह्वान किया गया कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो अमुक अमुक को निकलकर सड़कों पर आना है 17 फरवरी को। तो इससे मन में संदेह और गहरा हो जाता है। और इतना ही नहीं, इसकी शुरुआत कहां से हुई? अभी आदरणीय कपिल सिब्बल जी ने कहा वायरस यहां से शुरू हुआ, वहां गया। मैं तो कहता हूं वायरस तो बहुत बाहर से शुरू होकर आया। 14-15 दिसंबर को बाकायदा भारत के दूतावासों पर प्रदर्शन का आयोजन किया गया। आज तक हमने यह सुना था कि विदेशों में जाकर विदेश के दूतावासों पर प्रदर्शन होता है, यह भारत के दूतावासों पर प्रदर्शन ओवरसीज कांग्रेस के द्वारा, यह बात तो समझ से परे थी। खैर, किसी सांसद से मिले, उसका डिनायल कर दिया कि हमसे कोई मतलब नहीं था। परंतु सभापति महोदय, मुझे यह समझ में नहीं आता कि मैं यह तस्वीर देखता हूं लंदन में आदरणीय मनमोहन सिंह जी की तस्वीर लगा के, आदरणीय सोनिया जी की तस्वीर लगा के कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और बाकायदा ऐसे लोग जिनके पदाधिकारियों के नाम उनकी वेबसाइट पर हैं, उनके बयान अवेलेबल हैं। अरे भाई, अपनी सरकार को सुनाने के लिए यहां बात कही जाती है, बाहर किसको सुनाने के लिए बात कही जाती है? विदेशी मीडिया में 4 बातें निकलती हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। विदेश का कोई संस्थान प्रश्न पूछ ले तो बड़ी प्रसन्नता होती है। और डोनाल्ड ट्रंप जी के दौरे के दौरान क्यों किया जा रहा था? ताकि विदेश में बात हो। अरे क्या आवश्यकता है आज विदेश को इतना सुनाने की? अब हम अलग लेवल पर आ गए हैं, कोई जरूरत नहीं हमें लंदन में सुनाने की। रही होगी कभी उनकी हुकूमत, सभापति जी मैं कहना चाहता हूं, अपने वतन पर रही है हुकूमत सदियों तक गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। अब मैं ये कहना चाहता हूं, अगला प्रश्न यह किया जाता है कि जब यह हो रहा था तो गृह मंत्री जी कहां थे? कल गृह मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया है। आप ये समझिए, जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के दौरे पे हो, जिसका थ्रेट परसेप्शन वर्ल्ड में नंबर 1 रहता है, और खासकर तब जब बगदादी और सुलेमानी की घटना के बाद हो, तो थ्रेट परसेप्शन कितना हाई होगा। भारत की सुरक्षा एजेंसी और दिल्ली पुलिस को कितने प्रकार के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय डायमेंशंस के बीच में गृह मंत्रालय को काम करना पड़ रहा होगा, समस्त संभावनाओं को देखकर काम करना पड़ रहा होगा। तो इसीलिए जो आप बात कहते हैं कि कोई घटना किस लिए हो रही है, 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, गृह मंत्री जी ने क्या किया, यह रिकॉर्ड पे अवेलेबल है। 24 फरवरी को, जी बिल्कुल बता रहा हूं, 24 फरवरी को शाम को 7 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और आईबी के निदेशक के साथ बैठक हो रही थी। सुनिए, दिल्ली अपर आयुक्त के साथ बैठक हो रही थी। रात को 1 बजे तक इस विषय के ऊपर सजगता के साथ नजर रखने के लिए बैठक चल रही थी। 25 फरवरी को दिन की शुरुआत अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक से होती है।
दोपहर 12 बजे नॉर्थ ब्लॉक में प्रमुख राजनीतिक दलों के अधिकारियों के साथ आते, इनके नाम पिछले सदन में भी बताए गए, वो सारे लोगों के साथ बैठ के बैठक होती है। 26 फरवरी को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और मंत्रिमंडल के लोगों को भी इस विषय में बताया जाता है। शाम के समय गृह सचिव, आईबी निदेशक, पुलिस आयुक्त के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गृह मंत्री जी की बैठक होती है। 27 फरवरी को दिल्ली में व्याप्त स्थिति के बारे में गृह मंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेते हैं, गृह सचिव और आईबी के चीफ के साथ। समय समय पर जानकारी रखने के साथ दिल्ली पुलिस के हर गतिविधि पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए क्षण प्रतिक्षण वहां उपस्थित थे। आपके इस प्रश्न को अर्पित गृह मंत्री के दिवस का क्षण क्षण समर्पित। अब मैं यह कहना चाहता हूं, इतना ही नहीं, एक बड़ी विचित्र बात मुझे लगी। आह्वान किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तब यह करना। कल बताया गया कि पहली घटना 24 तारीख को दोपहर 2 बजे हुई और 25 तारीख को मध्य रात्रि पे आखिरी घटना हुई और उसके बाद स्थिति नियंत्रण हो गई। अब जरा यह देखिए, इस प्रकार की घटनाक्रम बड़ा विचित्र संयोग है कि डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के साथ तिथि नहीं, वार नहीं, घटी और पल का भी मिलान हो रहा है। मानो पंचांग के पूर्व निर्धारित राहु काल के समान पहले से तय था कि अब शुरू होगा और इतने बजे समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह संदेह और गहरा होता है, यह संदेह और गहरा होता है कि यह ऐसा क्यों किया जा रहा था। अब यहां पर मैं कहना चाहूंगा, जो कुछ 2-2.25 महीनों से हो रहा था, उसके लिए 72 दिन तक जो आग सुलगाई गई, दिल्ली पुलिस ने 36 घंटे में उसको बुझाने में सफलता पाई। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आपने तमाम वीडियो देखे होंगे, अभी कपिल सिब्बल जी ने भी कहा हाईली डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, शायद भारत ही नहीं एशिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। इसके बावजूद आपने कभी देखा कि पुलिस पीछे हट रही है, पुलिस भाग रही है, पुलिस का एक जवान शहीद हुआ, पुलिस के एक डीसीपी का हेलमेट टूट गया। हेलमेट नॉर्मल प्रक्रिया में नहीं टूटता है जब तक बहुत हैवी रॉड के साथ बार बार ना आघात किया जाए। इसके बावजूद मुख्य सड़कों पर कार्रवाइयां नहीं हुई। टॉप के पीक के आवर्स में ऐसा तक सुनने में आया कि प्रति मिनट 10 से 12 पीसीआर कॉल्स आ रही थी। आप सोच सकते हैं उस परिस्थिति में जिस प्रकार की दक्षता का परिचय दिल्ली पुलिस ने दिया है, मेरे विचार से तो वह अत्यंत सराहनीय है। हाँ, एक बात जरूर हो गई है कि आजकल इस समय दिल्ली पुलिस की हालत बेचारा इराक की तरह हो गई है। आप कहेंगे इराक क्यों? अब ये समझिए, अमेरिका को बम गिराना है सुलेमानी के लिए तो इराक की धरती पे, और जब ईरान को अमेरिका के लिए गिराना है तो इराक की धरती पर उनके किसी उस पे गिराना है। जिसको मौका मिल रहा है वो उन्हीं पे आघात करने का प्रयास कर रहा है, परंतु सुरक्षा बलों के मनोबल के साथ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक अन्य बात, हेट स्पीच के बयान। सभापति महोदय, मैंने सुना था कुछ लोग भविष्य दृष्टा होते हैं। मैंने यह भी सुना था कि आइंस्टीन ने टाइम ट्रेवल की थ्योरी दी थी कि समय में आगे जाया जा सकता है, और वह क्षमता मुझे अद्भुत अपने विपक्षी नेताओं के तर्कों में नजर आती है। 20 जनवरी को अनुराग ठाकुर का बयान, 28 जनवरी को प्रवेश वर्मा का बयान, 24 फरवरी को कपिल मिश्रा का बयान, और इन सब चीजों के लिए आह्वान 14-15 दिसंबर को। ये 1.5 महीने पहले उनको समझ में आ गया था कि भविष्य में ये होने वाला है, इसलिए वो सारी क्रिया प्रतिक्रिया उसी समय से आनी शुरू हो गई। और दूसरी तरफ आप समझिए ना, वायरस की उत्पत्ति समझिए और वायरस की प्रवृत्ति समझिए। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दूसरी तरफ के बयान नहीं, उनके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। फ्री कश्मीर, उसका मतलब कुछ और था। आसाम को परमानेंट काटना, उसका मतलब कुछ और था। हिंदुओं से आजादी, मतलब कुछ और था। 15 करोड़ बनाम 100 करोड़, ये सब बातों का मतलब कुछ और था। इतना ही नहीं, एक सज्जन ये तक कह देते हैं कि न संसद पे भरोसा, न सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा। नौजवानों बाहर आओ, सड़क पे निर्णय होगा। ऐसे कहने वाले लोग हर्ष का मंजर नहीं, तबाही का मंजर लाते हैं। यह आपको समझ लेना चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि यह जो कुछ हुआ, कहां तो शुरू हुआ, जो कहा गया उसे सुना ना माना जाए, जो नहीं कहा गया उसे सुना मान लिया जाए, जो सीएम ने नहीं लिखा उसे पढ़ा मान लिया जाए, और आपकी कमेटियों ने जो लिखा था उसे ना माना जाए। विचित्र तर्क है। अब इसका आगाज कहां से होता है?
अमानत में खयानत के साथ, एक अमानती का खयानती बयान, और एक कांग्रेस के पूर्व एमएलए साहब जो शुरू में ही 15 तारीख को ही इन तमाम चीजों में मुलव्विस पाए गए थे। और ये कोई नए नहीं है, प्रवृत्ति समझिए मान्यवर, ये वही है कि जब दिल्ली में औरंगजेब के रोड पर नाम बदला गया था तो आके धरना दिए थे कि कलाम साहब पे नहीं, औरंगजेब के नाम पे होना चाहिए। ये वही है। अब आप आइए, उसके बाद क्या हुआ? बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचा? उसके मकान पर, जहां पर पूरी दुनिया को जग जाहिर दिख रहा था कि वो किसका मकान है, उसके ऊपर हथियारों का जखीरा, पेट्रोल बमों का जखीरा। और इतना ही नहीं, जो कुछ दिल्ली पुलिस के अधिकारी अंकित शर्मा के साथ हुआ, मैं ये पूछना चाहता हूं वो किस तरह की प्रवृत्ति को दर्शाता है। अभी आपने कहा दंगों की संख्या की बात, तो मैं ज्यादा विस्तार में न जाते हुए सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि इस देश में अनेक बार दंगे हुए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जिन दंगों में 100 से अधिक लोग आधिकारिक आंकड़ों में मारे गए, जिनको कि हम कह सकते हैं बड़े भीषण, भयानक, विभत्स दंगे। कौन? 67